नमस्ते बच्चों। हम पिछले वीडियो में कक्षा 10 का चैप्टर पढ़ रहे थे नागार्जुन। इसमें हमने बच्चों उनका जीवन परिचय पढ़ा था। 1911 में नागार्जुन का जन्म हुआ, 1998 में इनकी मृत्यु हुई। इनका मूल नाम वैद्यनाथ था और जब ये बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए श्रीलंका जाकर 1936 में, तब से इनका नाम नागार्जुन हो गया, वरना इनका मूल नाम वैद्यनाथ था। इनके उपनाम भी थे, बाबा व ढक्कन इनको कहा जाता था, बाबा या ढक्कन। इन्होंने 2 भाषाओं में अपना काव्य पाठ किया, मैथिली और हिंदी में। हिंदी में नागार्जुन नाम से और मैथिली में यात्री उपनाम से इन्होंने अपनी काव्य रचनाएं की थी। यहाँ पर अपनी सिलेबस में इनकी 2 कविताएं हैं, कल और आज। एक है इनकी कल और आज और दूसरी है उषा की लाली। कल और आज को हमने देखा था, उसमें कवि ग्रीष्म ऋतु जो है उसका वर्णन करते हुए वर्षा ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। यानी ग्रीष्म ऋतु के अंदर जिस प्रकार धरती है वो तपती रहती है, बुरा हाल रहता है भयंकर लू के कारण, और उसके बाद जब वर्षा ऋतु आती है तो पूरा जो प्राकृतिक जो वातावरण है वो पूरा बदल जाता है। उसका वर्णन उन्होंने कल और आज। इनका अर्थ हम देखें तो कल का मतलब कल क्या थी, ग्रीष्म ऋतु थी, आज वर्षा ऋतु आ गई है। तो दोनों में कितना अंतर हो गया है। प्राकृतिक सौंदर्य को अगर हम देखें तो उसमें बड़ा अंतर आ जाता है। पेड़ पौधों को ले लीजिए, धरती को ले लीजिए, मनुष्यों को ले लीजिए। मनुष्य भी भयंकर लू से परेशान थे, वर्षा की उम्मीद में थे कि होगी या नहीं। किसान लोग जो गांव में होते हैं वो भी वर्षा का इंतजार कर रहे होते हैं। तो भयंकर लू के थपेड़े लोग सह रहे होते हैं, और फिर जब वर्षा ऋतु आती है तो पूरा जो प्राकृतिक वातावरण है वो पूरा बदल जाता है। प्रकृति का सौंदर्य है वो बदल जाता है। प्रकृति एकदम से ऐसे लगती है कि खिल उठती है। और उषा की लाली जो है उसमें हमने पढ़ा था, उषा की लाली में उन कवि का जो है वो प्रकृति का प्रेम है वो सहज रूप से अवतरित हुआ है। कवि ने अपना जो प्रकृति के प्रति उनका प्रेम है उसको दर्शाया है। उसमें क्या है, उषा की लाली का मतलब यह है कि उगते हुए सूर्य का कवि ने वर्णन किया है, जिसे बाल रवि कहा गया है। बाल रवि, रवि का मतलब सूर्य, बाल यानी जो उगता हुआ सूर्य। और जब सूर्य जब उदय हो रहा होता है, पूर्व दिशा में जब वो उदय होता है, तो उस समय तो उसकी लालिमा है वो कवि को बहुत ही अच्छी लगती है। और जब वो सूर्य की किरणें भारत में देखें तो हिमालय पर्वत पर जब पड़ती है तो वो हिमालय की जो चोटियां हैं वो चमकने लगती हैं। तो कवि कहता है, कवि का मन जो है वो उसमें लग जाता है, और वो मन में सोचता है कि ये दृश्य है वो कहीं बिखर ना जाए। वो उन्हें अपलक यानी अपनी नजरें टिकाए हुए एक ही नज़र से उसे देखते जा रहे हैं कि कहीं ये दृश्य है वो खो ना जाए, हमसे बिखर ना जाए। यानी वो दृश्य कवि है वो लगातार देखना ही चाहते हैं, इतना मन भावन दृश्य होता है। तो अब हम पढ़ेंगे कल और आज। कविता उनकी है कल और आज। तो उसमें बच्चों शुरू में ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है। तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर प्रकृति है वो किस प्रकार से तप रही थी गर्मी से, और उसके बाद जब वर्षा ऋतु आती है तो प्राकृतिक सौंदर्य बदल जाता है, और लोग जो हैं वो वर्षा के इंतजार में भी थे। तो वो सारा वर्णन कवि ने अपनी इस कविता में किया है जो हम पढ़ेंगे। तो देखिए कल और आज उनकी कविता। तो देखिए अब, कभी अभी कल तक गालियां देती तुम्हें हताश खेतीहर, अभी कल तक धूल में नहाते थे गोरैयों के झुंड, अभी कल तक पथराई हुई थी धनहर खेतों की माटी, अभी कल तक धरती की कोख
में दुबके पड़े थे मेंढक, अभी कल तक उदास और बदरंग, अभी कल तक धरती की कोख में दुबके पड़े थे मेंढक, अभी कल तक उदास और बदरंग था आसमान। तो कवि देखो बच्चों यहां पर क्या कह रहे हैं कि अभी कल तक गालियां देती तुम्हें हताश खेती है। वर्षा ऋतु जब आ रही है, वर्षा ऋतु जब आ चुकी है तो किसान हैं वो बड़े परेशान होते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि अभी कल तक गालियां देती तुम्हें हताश खेतीहर। खेतीहर का मतलब होता है कृषक, किसान। खेतीहर का मतलब क्या होता है? किसान। कि कल तक किसान हैं वो वर्षा के असमंजस्य में थे कि वर्षा होगी या नहीं होगी। तो कल तक गर्मी से परेशान, ग्रीष्म ऋतु से परेशान किसान जो हैं, भयंकर लुओं से, भयंकर धूप से परेशान, ग्रीष्म ऋतु की जो तपिश होती है, तपन जो होती है ग्रीष्म ऋतु में, सूर्य है वो भयंकर तपता है, गुरु से सारी प्रकृति ही नहीं सभी जीव हैं वो परेशान थे। तो कह रहे हैं कवि कि कल तक, अभी कल तक गालियां देती तुम्हें हताश खेती। वर्षा ऋतु को साक्षी मानकर कवि कह रहे हैं कि कल तक जो ग्रीष्म ऋतु थी उसमें सारे किसान हैं वो आप वर्षा ऋतु को गालियां दे रहे थे, अर्थात उलाहना दे रहे थे कि वर्षा है वो होगी या नहीं होगी। समझ में आया ना? अभी कल तक गालियां देती तुम्हें हताश कहती है। तो किसान है वो वर्षा ऋतु को ग्रीष्म ऋतु की तपिश के कारण असमंजस में थे कि वर्षा है वो समय पर होगी या नहीं। खेतों में जो तपन है वो भयंकर बढ़ती जा रही है, तो अब वर्षा जब आएगी तब उसमें अनाज बोया जाए। तो वो परेशान थे, तो वो उन्हें उलाहना दे रहे हैं। किसको उलाहना दे रहे थे? ध्यान में रखना है, वर्षा ऋतु को। किसको? वर्षा ऋतु को। और किस ऋतु से परेशान थे? ध्यान में रखना, वर्षा ऋतु को उलाहना दे रहे थे। और किस ऋतु से परेशान थे? वो ऋतु थी ग्रीष्म ऋतु। और ग्रीष्म ऋतु से किसान वो परेशान क्यों थे? प्रश्न बनते हैं, यहां पर ध्यान में रखना है। अभी कल तक, जैसे पंक्ति उठा ली, अभी कल तक गालियां देती तुम्हें हताश खेतीहर। यहां पर हताश खेतीहर यानी किसान जो है वो किसे गालियां दे रहे थे? वर्षा ऋतु को। किस ऋतु से परेशान थे? तो ग्रीष्म ऋतु से। ग्रीष्म ऋतु से वो परेशान क्यों थे? तो ग्रीष्म ऋतु से वो परेशान इसलिए थे कि ग्रीष्म ऋतु में जो ग्रीष्म ऋतु की तपन जो होती है, भयंकर लू होती है, आंधियां जो चलती हैं, उससे वो परेशान थे। उन्हें वो असमंजस की स्थिति में थे, भ्रम था कि वर्षा है वो होगी या नहीं होगी। फिर आगे देखिए, अभी कल तक धूल में नहाते थे गोरैयों के झुंड। और अभी कल तक गोरैयों के जो झुंड हैं, पक्षियों के जो झुंड है, पक्षियों को आपने देखा होगा बच्चों कि वो मिट्टी के अंदर नहाते हैं, गड्ढे से बना लेते हैं, उसमें लौटते रहते हैं, खेलते रहते हैं। चिड़िया को आपने विशेष तौर पर देखा होगा। तो वर्षा नहीं होती है, गर्मी की तपन के कारण वो ऐसा करती हैं, तो मिट्टी में वो नहाने लग जाती हैं। ग्रीष्म की तपन के कारण, ग्रीष्म ऋतु की तेज धूप के कारण, उसकी भयंकर गर्मी के कारण पक्षी हैं वो मिट्टी में नहाने लग जाते हैं। तो ये संकेत भी होता है। अपने यहाँ पर हम देखें, अपने देश में, अपना देश एक कृषि प्रधान देश है, और पक्षी जब, जो चिड़िया जब जो होती है वो जब मिट्टी में नहाने लगती है तो लोग कहते हैं कि वर्षा आने वाली है। ये अनुमान भी लगा जाता है, पुराने ये विश्वास है पुराने लोगों का है कि वो यह कहा करते हैं कि जब वो पक्षी, जब चिड़िया जो होती है मिट्टी में जब नहाने लगती है, मिट्टी में नहाती है, अर्थात पानी नहीं होता है, मिट्टी में ही, मिट्टी से ही नहाने लगती है, तो कहते थे कि अब वर्षा होने वाली है। तो कभी उसी की ओर थोड़ा सा इशारा करते हुए यहाँ पर कह रहे हैं कि अभी कल तक हैं वो गोरैयों के झुंड हैं, पक्षियों के जो झुंड हैं वो मिट्टी में स्नान कर रहे थे, भयंकर गर्मी से बचने के कारण थोड़ी बहुत ठंड मिले। अभी कल तक पथराई हुई थी धनहर खेतों की माटी। अभी कल तक पथराई हुई थी। पथराई का मतलब पत्थर के समान, पत्थर के समान। धनहर, धनहर का होता है अनाज उत्पन्न करने वाले, अनाज उत्पन्न
करने वाले, अनाज उत्पन्न करने वाले। धनहर का मतलब क्या होता है? अनाज उत्पन्न करने वाले। तो कवि क्या कह रहे हैं कि अभी कल तक पथराई हुई थी धनहर खेतों की। जो अनाज उत्पन्न करने वाले जो खेत हैं उनकी मिट्टी है वो पत्थर के समान कठोर हो गई थी। भयंकर गर्मी के कारण, वर्षा के न होने के कारण खेतों की मिट्टी है वो भयंकर पत्थर के समान हो गई थी, जिसमें बीज नहीं बोया जा सकता। मिट्टी है वो किसके समान हो गई थी? यानी एकदम शुष्क हो गई थी। मिट्टी में नमी तो बिल्कुल नहीं थी। हम पत्थर के समान भी कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं, एकदम शुष्क, एकदम सूख गई थी, एकदम शुष्क हो गई थी मिट्टी है, उसकी नमी है वो बिल्कुल चली गई थी वर्षा के न होने के कारण और भयंकर गर्मी के पड़ने के कारण। सूर्य की तेज धूप, उनकी वो लूहें जो चलती हैं, सूर्य की जो तेज किरणें धरती पर पड़ती हैं और वर्षा हो नहीं रही थी। तो ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी है वो एकदम पत्थर के समान हो जाती है, एकदम शुष्क हो जाती है, उसमें नमी का नामो निशान तक नहीं रहता है। तो कवि कह रहे हैं कि अभी कल तक पथराई हुई थी धनहर खेतों की माटी। अभी कल तक क्या था कि वर्षा होने से पहले, वर्षा ऋतु को वो लक्ष्य करके कह रहे हैं कि आप वर्षा के आने से पहले कल तक क्या थी? पूरी जो मिट्टी है वो पथराई हुई थी अर्थात पत्थर के समान हो गई थी, एकदम शुष्क हो गई थी, उसमें नमी बिल्कुल भी नहीं थी। तो यहाँ पर देखो तीन बातें आई हैं। कवि ने पहले, सबसे पहले क्या कहा है कि अभी कल तक गालियां देती तुम्हें हताश खेती। कवि वर्षा ऋतु को लक्ष्य करके कह रहे हैं कि आज आप वर्षा ऋतु आ चुकी है, तो उससे पहले कल तक क्या था कि सभी जो कृषक हैं वो आपको उलाहना दे रहे थे, सभी जो किसान हैं वो उलाहना दे रहे थे, क्योंकि वो असमंजस में थे, भ्रम में थे कि वर्षा होगी भी या नहीं होगी, खेत में बीज बोया जाएगा भी या नहीं बोया जाएगा। इसलिए वो उलाहना दे रहे थे, गालियां दे रहे थे कि वर्षा नहीं हो रही है। अभी कल तक धूल में नहाते थे गौरैयों के झुंड, कल तक गौरैयों के झुंड हैं वो इस भयंकर गर्मी के कारण धूल में स्नान कर रहे थे। अभी कल तक पथराई हुई थी धनहर खेतों की माटी, और जो अनाज उत्पन्न करने वाले, धान उत्पन्न करने वाले खेत हैं उनकी मिट्टी भी कल तक वर्षा के आने से पहले तक पत्थर के समान हो गई थी, एकदम शुष्क हो गई थी, उसकी नमी चली गई थी। तो यानी इसमें कवि ने वर्षा ऋतु के आने का वर्णन और वर्षा ऋतु से पहले जो खेतों की स्थिति थी उसका कवि वर्णन कर रहे हैं। फिर आगे देखिए, अभी कल तक पथराई हुई थी धनहर खेतों की माटी की। जो अनाज उत्पन्न करने वाले खेत हैं उनकी मिट्टी है वो पथराई हुई थी, शुष्क हो गई थी, एकदम से पत्थर के समान हो गई थी। फिर कहते हैं अभी कल तक धरती की कोख में डूब के पड़े थे मेंढक, और कल तक वर्षा होने से पहले तक जो मेंढक हैं वो धरती की कोख में, यानी धरती के अंदर दुबक के पड़े हुए थे भयंकर गर्मी से बचने के लिए। वरना हम देखते हैं बच्चों की, जब जैसे ही वर्षा ऋतु आती है तो मेंढक हैं वो बाहर आने लगते हैं और अपनी जो टर टर की जो आवाज़ है उसका शोर, वो टर टर का जो शोर है वो करने लग जाते हैं। जैसे ही वर्षा होती है तो मेंढकों की आवाज़ हमें टर टर के रूप में सुनाई देती है, क्योंकि वो पानी में, गर्मी से बचने के लिए वो पानी में रहते हैं। तो जैसे वो ग्रीष्म ऋतु जब थी वर्षा ऋतु से पहले तो भयंकर गर्मी थी। तो कवि कह रहे हैं कि अभी कल तक धरती की कोख में जो मेंढक हैं वो भी डूब के पड़े थे भयंकर गर्मी से बचने के लिए। किस में डूब के पड़े थे? धरती की कोख में, यानी धरती के अंदर डूब के हुए पड़े थे। अभी कल तक उदास और बदरंग था आसमान, और अभी कल तक जो आसमान है वो भी उदास सा नजर आ रहा था, बदरंग। बदरंग का मतलब क्या होता है? फीका होता है। बदरंग का मतलब क्या होता है? फीका। आसमान भी फीका नजर आ रहा था। वर्षा ऋतु जैसे ही आती है बच्चों, वर्षा ऋतु के आने पर आसमान में काले काले, काली काली, गहरी गहरी घटाएं छाने लगती हैं, बिजलियां चमकने लगती हैं, आसमान में बादल ही बादल छा जाते हैं। वर्षा जब जैसे ही होती है, और आसमान ग्रीष्म ऋतु में वैसे भी बदरंग हो जाता है, फीका पड़ जाता है। क्यों पड़ जाता है? क्योंकि ग्रीष्म ऋतु के अंदर लू चलती है, भयंकर गर्मी पड़ती है, यह तो होता ही होता है। साथ में क्या होता है? आंधियां भी चलती हैं। साथ में क्या चलती हैं? आंधियां भी चलने लगती हैं। तो आंधियों के साथ जो मिट्टी उड़ती है, यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, कवि ने यहाँ पर आसमान को बदरंग क्यों कहा है? ध्यान में रखना है, कवि ने आसमान को बदरंग क्यों कहा है?
आसमान को बदरंग क्यों कहा है? आसमान को बदरंग क्यों कहा है? तो आसमान को बदरंग इसलिए कहा है यानी फीका पड़ जाता है, अर्थात जब ग्रीष्म ऋतु में भयंकर गर्मी पड़ती है और जब आंधियां चलती हैं तो पूरा वातावरण है वो दूषित हो जाता है, मिट्टी है, आंधियों के साथ मिट्टी उड़ने लगती है, तो आसमान है वो साफ नहीं दिखाई देता। जैसे ही वर्षा होती है पूरा वातावरण है वो साफ सुथरा हो जाता है, वातावरण वो बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि ऊपर जो आंधियों के साथ जो मिट्टी उड़ कर जाती है वो एकदम से, या फिर हम देखें शहरों का जो प्रदूषण होता है वो भी नीचे गिर जाता है, वर्षा के साथ वो धुल जाता है। और जैसे ही वर्षा होती है आसमान है वो बिल्कुल, जैसे बादल भी नहीं होते हैं आसमान में तो भी आसमान है वो नीले रंग का बिल्कुल साफ एकदम स्वच्छ निर्मल दिखाई देने लग जाता है। तो इसलिए कवि ने उसे बदरंग कहा है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु के अंदर आंधियां चलती हैं, उन आंधियों के अंदर जब मिट्टी उड़ती है तो आसमान वो भी दूषित, वातावरण है वो भी दूषित हो जाता है भयंकर गर्मी के कारण। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पर कवि ने क्या क्या कहा है। कवि ने कहा है कि अभी कल तक गालियां देते तुम्हें हताश कहती है, कि कल तक जब वर्षा ऋतु नहीं हुई थी, ग्रीष्म ऋतु चल रही थी, तो किसान है वो असमंजस की स्थिति के कारण लगातार परेशान थे, और परेशान होकर वो इस भ्रम में भी थे कि वर्षा होगी या नहीं होगी, तो वो वर्षा को गालियां दे रहे थे। अभी कल तक धूल में नहाते थे गौरैयों के झुंड, और कल तक जो पक्षी हैं, चिड़िया वगैरह हैं, गौरैया है, वो धूल में स्नान कर रही थी गर्मी से बचने के कारण, वर्षा के न होने के कारण। अभी कल तक पथराई हुई थी धनहर खेतों की माटी, और अभी कल तक जो अनाज उत्पन्न करने वाले खेत हैं उनकी मिट्टी भी पत्थर के समान कठोर हो चुकी थी, अर्थात उसकी जो नमी है वो चली गई थी, वो एकदम शुष्क हो गई थी। अभी कल तक धरती की कोख में डूब के पड़े थे मेंढक, अभी कल तक धरती की कोख में जो मेंढक हैं वो भी गर्मी के कारण धरती के अंदर ही, मिट्टी के अंदर ही डूब के हुए पड़े थे। जैसे ही वर्षा होती है, जैसे ही वर्षा होती है तो मेंढक हैं वो बाहर आ जाते हैं, पानी में खेलने लगते हैं, शोर करने लगते हैं। अभी कल तक उदास और बदरंग था आसमान, और अभी कल तक आसमान भी क्या था, उदास और बदरंग यानी फीका नजर आ रहा था, क्योंकि वर्षा थी नहीं। और बदरंग क्यों था? क्योंकि आंधियों के साथ जो मिट्टी उड़ती है वो मिट्टी के उड़ने से आसमान का रंग है वो भी फीका नजर आ रहा था। तो इन बातों का आपको ध्यान में रखना है, आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके सामने और भी कई प्रश्न आते रहेंगे जिनको आपको ध्यान में रखना है। फिर है, और आज ऊपर ही ऊपर तन गए हैं तुम्हारे तंबू। और आज ऊपर ही ऊपर तन गए हैं तुम्हारे तंबू, और आज चमका रही है पावसरानी बूंदा बूंदियों की अपनी पायल, और आज चालू हो गई है, और आज चालू हो गई है झिंगुरों की सहनाई अविराम, और आज जोरों से कूक पड़े नाचते थिरकते मोर। और आज ऊपर ही ऊपर तन गए हैं। अब देखो यहां तक जो ऊपर जो वर्णन था वो कवि ने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया था। वर्षा ऋतु से पहले कौन सी ऋतु रहती है? ग्रीष्म ऋतु। तो उसमें क्या हालत थी प्रकृति की, लोगों की, वो बता रहे हैं कि किसान हैं वो परेशान थे कि वर्षा होगी या नहीं, इस ऐसे मंजिस में थे, भ्रम में थे, और वो उन्हें गालियां दे रहे थे। फिर क्या था, पक्षियों के जो झुंड हैं, चिड़िया वगैरह हैं, वो मिट्टी में स्नान कर रही थी। जो अनाज उत्पन्न करने वाले खेत हैं, धान उत्पन्न करने वाले खेत हैं, उनकी मिट्टी वो एकदम शुष्क हो गई थी, पत्थर के समान कठोर हो गई थी, उसकी नमी बिल्कुल चली गई थी। और आसमान, मेंढक हैं वो भी धरती के अंदर दुबके हुए पड़े थे, मेंढक हैं वो भी धरती के अंदर सिमटे हुए बैठे थे, अंदर दबके हुए बैठे थे, मिट्टी के अंदर थे गर्मी के कारण। और आसमान का रंग है, आसमान भी है वो उदास और फीका नजर आ रहा था। ग्रीष्म ऋतु का ये वर्णन था। अब जब वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है, यानी वर्षा जब शुरू हो जाती है, वर्षा ऋतु आ जाती है, तो क्या परिवर्तन आते हैं कवि उसके बारे में करें। और आज ऊपर ही ऊपर तन गए तुम्हारे तंबू। तंबू का मतलब है यहां पर बादलों की घटा, बादलों की घटा। तंबू का मतलब क्या है? बादलों की घटा। तो कवि क्या कह रहे हैं कि
और आज जब वर्षा ऋतु शुरू हो गई है, अब वर्षा ऋतु आ गई है, तो उसका वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं कि और आज ऊपर ही ऊपर यानी आसमान में चारों तरफ बादलों की घटाएं नजर आ रही हैं। आज तुम्हारे तंबू हैं, तंबू वैसे त्रिपाल जो होता है छाया करते हैं उसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर कवि ने इसका प्रयोग किसके लिए किया है? बादलों की घटाओं के लिए किया है। तो आज आसमान में जिधर भी देखें तो काली काली घटाएं नजर आ रही हैं। कवि कह रहे हैं कि अब वर्षा ऋतु आ चुकी है और सारे आसमान में चारों ओर काली काली घटाएं हैं वो नजर आ रही हैं। छमका रही है पावस रानी बूंदा बूंदियों की अपनी पायल। अब कह रहे छमका रही है, छम छम की जो आवाज आती है, वर्षा की बूंदें जब धरती पर गिरती हैं तो छम छम की जो आवाज आती है, पावस रानी। तो यहाँ पर पावस का मतलब होता है वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु। अब यहाँ पर बच्चों कवि ने क्या कर दिया? पावस रानी। देखो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाता है। यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाता है? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्यों हो जाता है? अब कवि ने यहाँ पर क्या कह दिया? वर्षा रूपी सुंदरी या वर्षा ऋतु रूपी रानी, वर्षा रूपी रानी क्या कह दिया यहाँ पर? वर्षा को किसके समान बता दिया? रानी के समान ही बता दिया, दोनों को एक कर दिया। जब उपमेय और उपमान दोनों को कवि है वो एक ही मान ले, दोनों में कोई अंतर ही ना करे, उपमेय और उपमान दोनों को कवि एक ही मान ले, दोनों में कोई अंतर ना करे, तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाता है? रूपक अलंकार वहां पर हो जाता है, रूपक अलंकार। तो यहाँ पर वर्षा और रानी में कवि ने, वर्षा ऋतु और रानी में कोई अंतर नहीं किया, सुंदरी में। तो कवि कह रहे हैं कि आज जो वर्षा ऋतु रूपी जो रानी है वो अपनी बूंदों से, अपनी पायल, बूंदा बूंदियों की अपनी पायल है, पायल के जैसे बजने से जब कोई भी औरत पायल पहन के चलती है तो उसकी जैसे आवाज़ निकलती है छमछम की, तो वैसे ही जब वर्षा रूपी जो रानी है, जो वर्षा कर रही, वर्षा ऋतु रूपी जो रानी है जब वर्षा कर रही होती है तब भी उनकी बूंदा बूंदियों से किसकी आवाज़ आती है? छमछम की आवाज़ आती है। ठीक है, तो कवि क्या कह रहे हैं कि आज छमका रही है पावस रानी बूंदा बूंदियों की अपनी पायल। आज जो पावस वर्षा ऋतु रूपी जो सुंदरी है, वर्षा ऋतु रूपी जो रानी है, वो अपनी बूंदा बूंदों से अपनी पायल है उसको छनका रही है, अर्थात उनकी वर्षा की बूंदों से छमछम की आवाजें आ रही हैं, अर्थात वर्षा हो रही है। फिर कवि कहते हैं, देखो यहाँ पर दो बातें आ गई हैं, पहले ग्रीष्म ऋतु के पक्ष में आ रही थी, अब वर्षा ऋतु के पक्ष में क्या आ रही हैं कि और आज ग्रीष्म ऋतु का जब कवि वर्णन कर रहे थे तो अभी कल तक ये शब्द आ रहा था, अभी कल तक। कल तक का मतलब क्या है? ग्रीष्म ऋतु थी और आज यानी अब क्या आ चुकी है? वर्षा ऋतु आ चुकी है। तो और आज ऊपर ही ऊपर तन गए हैं तुम्हारे तंबू की। आज तंबू का मतलब यहाँ पर बादलों की घटाओं से है, तो आज चारों ओर बादलों की घटाएं हैं वो आसमान में नजर आ रही हैं, काली काली घटाएं नजर आ रही हैं। और आज छमका रही है पावस रानी, वर्षा ऋतु रूपी रानी है, वर्षा ऋतु रूपी सुंदरी जो है, रूपक अलंकार यहाँ पर हो रहा है, मैंने बताया था आपको। तो वर्षा ऋतु रूपी जो रानी है वो वर्षा कर रही है, और वर्षा करने से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई सुंदरी जो है अपनी पायल छनका रही हो, उसकी पायल की आवाज आ रही हो। अर्थात जब वर्षा होती है तो वर्षा की जो बूंदें धरती पर गिरती हैं तो उनसे छमछम की आवाज आती है। तो कभी ऐसा कहता है कि मानो ऐसा लग रहा हो जैसे वर्षा रूपी सुंदरी है वो अपनी पायल बजा रही हो। और आज चालू हो गई झिंगुरों की सहनाई अविराम। अब जैसे वर्षा रूपी सुंदरी आ गई है तो झिंगुर हैं वो आवाज करने लगते हैं, झिंगुर हैं वो शोर करने लगते हैं। झिंगुर क्या करने लगते हैं? शोर करने लगते हैं। तो कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे वर्षा ऋतु रूपी जब सुंदरी आ गई है तो झिंगुर हैं वो भी सहनाई बजा रहे हो, यानी अर्थात झिंगुर हैं वो भी आवाज करने लगते हैं, शोर करने लगते हैं। और आज जोरों से कूक पड़े नाचते थिरकते मोर। और वर्षा ऋतु के आने से मोर हैं वो, जैसे वर्षा ऋतु आती है तो मोर बोलने लगते हैं, तो वो मोर हैं वो भी नाचने थिरकने लगे, नाचने लगे हैं और अपना शोर है, अपनी जो आवाज है वो करने लगे हैं। यानी प्रकृति का जो दृश्य है वो बिल्कुल बदल जाता है। कब? जब वर्षा ऋतु आती है। तो कवि ने यहाँ पर दो रंग प्रस्तुत कर दिए बच्चों, दो रंग प्रस्तुत किए हैं। कौन कौन से?
एक ग्रीष्म ऋतु में प्रकृति का प्राकृतिक वातावरण कैसा था, ग्रीष्म ऋतु जब थी तब वातावरण कैसा था, प्राकृतिक वातावरण कैसा था, और जब वर्षा ऋतु शुरू होती है तो प्राकृतिक वातावरण में कितना परिवर्तन आ जाता है। तो यहाँ पर देखो 2 प्रश्न ये भी बन जाते हैं, ग्रीष्म ऋतु में प्राकृतिक वातावरण वो कैसा रहता है, आप अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, आप देखते हैं भयंकर लू चलती हैं, आंधियां चलती हैं, तो वो वर्णन करना होता है। वर्षा ऋतु आते ही जब वर्षा होती है तो खेतों की नमी वापस आ जाती है, किसान खुश हो जाते हैं, पक्षी हैं वो भी खुश हो जाते हैं, मोर हैं वो नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं, झिंगुर हैं वो भी बोलने लगते हैं, और जो पेड़ पौधे हैं उन पर भी हरियाली छा जाती है, जो कि गर्मी के कारण परेशान थे, बिना पानी के परेशान थे, तो उस पर हरियाली छाने लगती है। अब देखो दूसरा हम देखें तो कवि आगे क्या कह रहे हैं, और आज आ गई वापस जान दूब की झुलसी शिराओं के अंदर। शिराओं का मतलब होता है अग्रभाग। शिराएं क्या होती हैं, किसी भी पेड़ की शिरा का नाम लिया जाता है तो उसका आगे का भाग, टहनी जो डालियां हम बोलते हैं ना, उसके आगे का भाग अग्रभाग। और आज आ गई वापस जान दूब की झुलसी शिराओं के अंदर, और आज वर्षा के आने से जो दूब की अग्रिम जो भाग हैं उनकी जो शिराएं हैं वो गर्मी के कारण, अत्यधिक धूप के कारण, लू के कारण झुलस गई थी। यानी जो घास वगैरह हम देखते हैं, दूब वगैरह देखते हैं, तो उनके आगे के भाग हैं वो भयंकर गर्मी के कारण, भयंकर धूप के कारण, लूओं के कारण झुलस जाते हैं, आगे से वो हम कहते हैं ना जलना सा शुरू हो जाती है। तो आज उनमें जान आ गई है, वो वापस हरी होने लग गई हैं, क्योंकि वर्षा के होने के कारण, पानी मिलने के कारण वो प्रकृति है वो भी हरी भरी नजर आने लगती है। तो कवि कह रहे हैं कि आज जो झुलसी हुई जो दूब थी, दूब नामक जो घास है, उसमें भी आज जान आ गई है, और आज विदा हुआ चुपचाप ग्रीष्म समेट कर अपने लाव लश्कर। लाव लश्कर का मतलब होता है बच्चों साज सम्मान, साज सम्मान, या सब कुछ कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं, सब कुछ। तो वर्षा के आने से जो ग्रीष्म ऋतु है वो चुपचाप अपने साज सामान को समेटकर विदा हो लेती है, क्योंकि वर्षा ऋतु जब आती है तो ग्रीष्म ऋतु क्या हो जाती है, विदा हो जाती है, और वर्षा ऋतु में प्राकृतिक माहौल है वो बिल्कुल बदल जाता है। तो बच्चों ये थी कल और आज कविता नागार्जुन, जिनका मूल नाम वेदनाथ था, उसमें कवि ने ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। वर्षा ऋतु से पहले प्राकृतिक वातावरण कैसा था, और वर्षा ऋतु जो ही आती है तो प्राकृतिक वातावरण में क्या परिवर्तन आ जाता है, दोनों का ध्यान में रखना। आपको दोनों में प्रश्न ये भी बन जाता है कि वर्षा ऋतु से पहले जब ग्रीष्म ऋतु होती है तो उसमें प्राकृतिक वातावरण कैसा रहता है, और वर्षा ऋतु के आने से प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन हो जाते हैं, आप अपने आसपास परिवर्तन देखते हैं, वो अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको ध्यान है वर्षा ऋतु से कविता के आधार पर भी आप कर सकते हैं। कविता के आधार पर आप कैसे करेंगे, जैसे वर्षा ऋतु आती है तो आसमान में काली काली बादलों, काली काली घटाएं हैं वो छाने लगती हैं, वर्षा है वो कभी तेज तो कभी धीमी वर्षा होना शुरू हो जाती है, मोर कोयल वगैरह जो पक्षी हैं वो शोर करना शुरू कर देते हैं, मेंढक हैं वो भी पानी में आकर अपना शोर है वो शुरू कर देते हैं, जो घास वगैरह होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनमें वापस जान आ जाती है, प्रकृति है वो हरी भरी हो जाती है, यानी प्रकृति पर चारों ओर हरियाली छा जाती है। और इसके विपरीत आप ग्रीष्म ऋतु का वर्णन कर देंगे। तो इस प्रकार से बच्चों प्रश्न जो हैं वो बहुत सारे बनते हैं, आप इनको ध्यान से पढ़ते रहिए। तो जितना आप इनको पढ़ेंगे उतने आपके प्रश्न सामने आते रहेंगे, और आप उनका उत्तर है वो खोजना है। इससे आगे का उषा की लाली जो कविता है वो हम कल अगले वीडियो में देखेंगे।